गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, 2025 आईएसएस की जो हमारी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, आईएसएस पेपर 1, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करता हूं। सिंपल है सारी चीजें। तो आईएसएस 2025 पेपर 1 है और सीरीज हमारी ए है मेरे बच्चों। सीरीज का ध्यान रखिएगा। तो पिछली जो लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डाले थे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं कर रहा हूं, 5-5 क्वेश्चंस के स्लॉट्स मैंने डालने की कोशिश की है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। राइट, सिंपल है बिल्कुल। क्या करा? द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लैप्लांस डिस्ट्रीब्यूशन विद द पीडीएफ इज डिफाइंड एज दिस वन। तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड लैप्लांस या डबल एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें डबल एक्सपोनेंशियल की, तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये एक्चुअली 1/2 पॉइंट्स पर होता है। आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1/2 हाइट पे आपको पॉइंट मिलेगा। तो एक्चुअली जो ये डबल एक्सपोनेंशियल है, आपने पढ़ा होगा, कोई टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों। ये पॉजिटिव साइडेड एक्सपोनेंशियल और नेगेटिव साइडेड एक्सपोनेंशियल को मिला के बनाया जाता है और ये सिमेट्रिक होता है अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, डजंट मैटर। लेकिन यहां पे एक खास ट्विस्ट है कि बेसिकली दिस डेंसिटी फंक्शन इज पीस वाइज फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट बच्चों सोल्व नहीं कर रहा हूं। सोल्व करने को तो मुझे मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, सोल्व हो जाएगा। लेकिन टीचर का काम क्वेश्चन सोल्व करने का नहीं होता, उसको समझाने का होता है, ताकि इस जैसा कोई और क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कैसे डील करोगे। तो मैं जो टाइम लगाता हूं वो समझाने पे लगाता हूं, बातें बताने पे नहीं लगाता हूं। आप समझ गए? बहुत सारे लोग होते हैं बातें करते हैं वो क्लास में आके, बच्चों ऐसे, वो कुछ नहीं। आपका मेरा आज का जो एम है वो वीडियो है, क्वेश्चंस पे फोकस है, वो बाकी अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं। तो ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन वो कह रहा है जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन यहां से डिक्रीजिंग मैनर में चला गया। ये हमें कैसे पता लग रहा है? ये इस डेंसिटी फंक्शन से हमें पता लग रहा है। डेंसिटी फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर माइनस मोड x। लेकिन कब? जब x लाइज बिटवीन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। मैथमेटिकली मेरे बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई टू दी पावर x। लेकिन कब? जब x लाइज बिटवीन -इंफिनिटी से 0 एंड 1/2 ई टू दी पावर -x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इंफिनिटी। सो बेसिकली डेंसिटी फंक्शन आप ऐसे लिखिए या डेंसिटी फंक्शन आप ऐसे लिखिए, सेम बात है। लेकिन आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पे जो डेंसिटी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब यहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन से मैथमेटिकली ये पता नहीं लग रहा है कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और ये जरूरी है कि कहीं फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो विद रेस्पेक्ट टू डोमेन डिफरेंट पीसीज में डिफरेंट तो नहीं हो रहा। तो यहां पे 2 पीसीज है, -इंफिनिटी से 0 पे अलग नेचर है और 0 से इंफिनिटी पे अलग नेचर है। तो ये ब्रेक आपको करना ही पड़ेगा, ये कंफर्म गारंटी है, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेगा। अब वो कहता है कि इस फंक्शन का आप मुझे सीडीएफ बना के दिखाइए। तो टेक्निकली अगर आप इसको देखें, इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा साइड में ले लूं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ले लिया, बिल्कुल सिंपल था मेरा। तो कह रहा है कि इसका सीडीएफ आप बनाइए, लेकिन सीडीएफ पे एक गौर करिएगा। सीडीएफ का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों वो वाकई में ही f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x होता है। समझ गए? तो अगर मेरा फंक्शन पीस वाइज फंक्शन ना होता, मतलब डोमेन के अलग अलग स्पेस में अलग अलग डेफिनेशन ना होती, तो मैं 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन ऐसे बना देता, -इंफिनिटी से x f ऑफ t dt। 1 सेकंड में ये सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन यहां पे आप ऐसा काम कर नहीं सकते। ऐसा तभी वैलिड है जब आपका f ऑफ x यूनिवर्सल डिफाइंड फंक्शन हो। यूनिवर्सल मतलब पूरे डोमेन पे उसकी डेफिनेशन एक जैसी हो। यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिया था कि आपका फंक्शन कुछ लुक लाइक ऐसा बनने वाला है।
ठीक है, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं हो सकता, बट ऐसा बनने वाला है। तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो x है वो पीस वाइज फंक्शन के किस एरिया में है। तो दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आप कह सकते हो कि ये जो आपका x जो आपने पॉइंट लिया है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कहीं पर है, या फिर वो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है। ये आपको कंफर्म मैंडेटरी करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका फंक्शन पीस वाइज है। चलिए यहां पे तो फंक्शन एक ही पॉइंट पे पीस किया गया है, दो पीसेस हैं आपके पास, लेकिन अगर और बहुत सारे पीसेस पॉइंट होते, बहुत सारे पीसेस होते, तो आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ता। हमेशा जो x की वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट चलती है हमारी। तो हम कैसे कहेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे, देखिए जी, अगर आपका x लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब मैं जो x को ले रहा हूं वो कहीं माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में ले रहा हूं। सपोज लाइक दिस, माई एक्स इज दिस वन। तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम रहेगी। क्या डेफिनेशन रहेगी? प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x f ऑफ t dt। f ऑफ t क्या है? डेंसिटी फंक्शन है, बट इन दिस रेंज, और इस रेंज में डेंसिटी फंक्शन आपको पता है 1/2 e टू द पावर x है। तो वैल्यू क्या बनेगी? माइनस इन्फिनिटी से x 1/2 e टू द पावर t dt। समझ गए होंगे क्यों t लिखा मैंने? क्योंकि f ऑफ t dt लिख रहा हूं, वो वेरी सिंपल। नाउ दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t का e टू द पावर t रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से x आपने लिखा। नाउ दिस इज व्हाट 1/2, ठीक है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो रिजल्ट क्या आया? e टू द पावर x बाई 2। लेकिन ये जो CDF का बिहेवियर है वो तब है जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कहीं प्लॉट होती है, क्योंकि इस पूरी रेंज में जो डेंसिटी फंक्शन का बिहेवियर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इन व्हाट सेंस? मतलब वो सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही x यहां होता, सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, जो अब मैं करने वाला हूं। लेकिन अगर आपका x माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में है तो मुझे डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मिल गई। चलिए यहां लिख देता हूं कि अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में है तो जो मेरा CDF है f ऑफ x उसकी वैल्यू क्या है? e टू द पावर x बाई 2। वेरी सिंपल, ठीक है, समझा दिया मैंने क्यों। डेफिनेशन यही लगेगी, डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है मुझे, डेफिनेशन बिल्कुल यही लगेगी, लेकिन लगेगी कैसे ये सुन लीजिएगा। अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या आता है? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब x आपका कहीं यहां पर अब बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली बात है CDF का मतलब है पीछे तक का सारा इंटीग्रेशन। लेकिन जब आप पीछे तक का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये एरिया चाहिएगा, ऑब्वियसली बात है, और आपको मेरे बच्चों ये एरिया चाहिएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, when you define this area you integrate this function, and when you define this area you integrate this function। समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल है। तो आप मैथमेटिकली कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर x की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में है तो f ऑफ x फॉर्मुलेशन बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से x f t dt। नाउ सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो f ऑफ t dt, फिर ये कन्वर्ट होगा जीरो से x f ऑफ t dt। अब गौर से समझिए, आप समझ गए? क्योंकि x आपका जीरो से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी से x दो पार्ट में जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से x। तो या तो आप इसको फंक्शन की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लीजिए, मतलब इस वाले में जो इंटीग्रेशन में जो f ऑफ t की वैल्यू आएगी वो यहां से मिलेगी, और इसमें जो f ऑफ x की या f ऑफ t की वैल्यू आएगी वो आपको यहां से मिलेगी। बट मैं कह रहा हूं इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये तो ये सारा एरिया है ना, ये वाला मेरे बच्चों, तो ये तो होता ही 1/2 है। तो इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पहले वाला प्लस 0 to x। अब इस रेंज में जो डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है वो है 1/2 e टू द पावर माइनस x, तो क्या आ जाएगा 1/2
ई टू दी पावर माइनस टी ले लीजिए एंड डी टी। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, नाउ प्लस 1/2, ये क्या बचा, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन -1, और मेरे बच्चों 0 to x। नाउ दिस इज व्हाट, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 0 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल है, मतलब एकदम सिंपल। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू ले लूं, लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी, तो डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। क्या बन रहा है, 1/2, मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1, यहां एक बार चेक कर लें इसको, 1/2 मैंने बाहर कॉमन रखा है, 1/2 ई टू दी पावर 0 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, दिस इज नॉट एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स बनेगा, सिंपल। तो क्या आ जाएगा ये, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो नाउ दिस इज व्हाट, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई भी इसमें टिपिकल टास्क नहीं है। अब एक बार जरा इसको देखें कि कौन सा आंसर हो सकता है यहां पे। तो मेरे बच्चों, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, आई थिंक फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। एक मिनट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स बाई 2 ये आ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है 2/2, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि ये 1/2 ही आएगा, 1/2 बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, सिंपल है, मतलब वो आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं होगा। क्या कह रहा है, लेट x1 x2 हैव द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, जिसका पीडीएफ किसके बराबर है, 2, x1 x2 आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, रेंज आपके सामने गिवन है, व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1। मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एज ए टीचर ये करने को भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो आपको पता है ऑब्वियसली कि अगर आपको मार्जिनल निकालना है x1 का, तो x2 के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहां पे मैं दो बातें समझाना चाहूंगा कि जब आप मार्जिनल निकालेंगे x1 का, तो आप x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका मतलब है आप f ऑफ x1 अगर निकालना चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x2 का जो लिमिट जाएगा वो हमेशा डिपेंडेंट लिमिट जाएगा, समझ गए, ये रूल होता है, ये क्लास में प्रॉपर हम पढ़ाते हैं आपको। तो x2 का डिपेंडेंट लिमिट क्या है, x2 गोज फ्रॉम x1 से 1, और ये क्या है, 2 इंटू dx2। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, नाउ दिस इज 1 माइनस x1। तो आपको क्या मिला, f ऑफ x1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1 माइनस x1। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको डेंसिटी फंक्शन तो मिल गया, लेकिन डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन तब तक वैलिड नहीं माने जाते जब तक उसकी रेंज ना लिखी हो। तो आपको साइड में x1 की रेंज लिखनी पड़ेगी। अब बी केयरफुल, यहां तो हालांकि आंसर में सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि सारी रेंज सेम है, 0 to 1 0 to 1 0 to 1, तो ऑब्वियसली बात है 0 to 1 ही होनी चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड करता तो कभी कभी वो ये कर देता है कि x1 की रेंज 0 to 1 लूं या 0 to x2 लूं। आप गौर से समझिए, आप गौर से समझिए, 0 to 1 लूं या 0 to x2 लूं, समझ गए ना। तो आप याद रखिएगा, हमेशा जब आप रेंज लेते हैं तो फ्री रेंज लेते हैं, इंडिपेंडेंट रेंज लेते हैं। देखिए जब आपने यहां पे रेंज यूज की तो यूज करते हैं डिपेंडेंट रेंज, और जब लेते हैं तो लेते हैं फ्री रेंज। और फ्री रेंज क्या है x1 की, मेरे बच्चों 0 to 1। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स या 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1, यानी कि बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। बिल्कुल आप एक बार यूपीएससी वाली जो आंसर की होगी उससे मैच कर लीजिएगा, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। लेट के बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट द पीडीएफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस वन, ठीक है बेटा, डिफाइंड बाय दिस वन, एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखिए बच्चों, यहां पे एक चीज समझाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यह क्वेश्चन गुप्ता कपूर का एग्जाम्पल भी है, लेकिन गुप्ता कपूर सर ने इस तरीके से सोल्व नहीं कर रखा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। ऐसा करना चाहिए जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, उससे टाइम
बहुत कम लगता है, मतलब मैक्सिमम ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूं 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे तो ये इसमें टाइम लग जाएगा लगभग 2 मिनट, तो 2 मिनट का टाइम नहीं है। आप ट्रेडिशनल तरीके से कैसे जाओगे, आप सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करोगे, समझ गए, वो टोटल 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेशन 1 के बराबर करके, फिर जब आपको के की वैल्यू मिल जाएगी तब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे तो के की वैल्यू आपको फिर भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है फिर भी चाहिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर आपका नहीं आएगा या आंसर सही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, हमेशा ये मतलब किसी भी एग्जाम का गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र मतलब सुधीर सर बोल रहे हैं ना कि बेटा इस पे फोकस करना, आपका टाइम कम लगेगा। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी बने, आप एक सेकंड के लिए ये देखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बन सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एक्स की वैल्यू है 0 to 1, एक्स की वैल्यू 0 to 1, अगर हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो या तो यूनिफॉर्म में हो सकता है और या तो मेरे बच्चों बीटा 1 के अंदर हो सकता है, और किसी के अंदर नहीं हो सकता, और मतलब हो सकता है किसी के अंदर, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये फॉर्मेट देखें तो शायद ये फॉर्मेट मुझे बीटा 1 का दिखाई दे रहा है। तो आप के को सोल्व मत करिए, आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट मत करिए, बिल्कुल ना करिए। आप सीधा सीधा दिमाग लगाइए कि ये जो डेंसिटी फंक्शन है, मैं शायद इसको ऐसे लिख सकता हूं, k टाइम्स x टू दी पावर 2 माइनस 1, 1 माइनस x टू दी पावर 2 माइनस 1। आप थोड़ा सा कोशिश करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट ये कंफर्म होगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये जो बीटा 1 का इंटीग्रल है ये वही लिखा हुआ है, के को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो समझते हैं ना, अगर मैं टेक्निकली यहां पे लिख देता x फॉलो बीटा 1 2,2, क्यों लिखा मैंने 2,2 मेरे बच्चों, x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो 2,2 लिखा है और k की वैल्यू इसी के बेसिस पर एडजस्ट हो जाएगी। और यहां पे भी x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो सीधा सीधा आप मान के चलिए कि उसने कुछ भी पूछा हो, उसने आपको दिया है कि x जो है वो बीटा 1 2,2 को फॉलो कर रहा है, बस अब आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए। तो आपको शायद पता होगा, अगर x फॉलो करता है बीटा 1 m, n, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर होता है m अपॉन m प्लस n, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होगा, 2 अपॉन 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/2, दैट्स इट। अब आप देख लीजिए आंसर का, नाउ दिस वन इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से आपके टीचर ने पढ़ाया है तो गलत है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिए, के की वैल्यू निकालिए, जो भी आएगी एक्सपेक्टेशन निकालिए, लेकिन टाइम लगेगा। यहां आप समझते हैं तो बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाएगा, ये कंफर्म गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम का मैंने बोला है आपको कि टाइम का थोड़ा देखना पड़ता है यूपीएससी के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट mxt एंड myt बी टू द मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y रेस्पेक्टिवली फॉर सम t। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 1/2, वेरिएंस ऑफ x इज 1/4, myt जो दिया है वो इसके बराबर दे रखा है, समझ गए, 0.75 प्लस 0.25 e टू दी पावर 2t into mxt, where t belongs to this, then what is the variance of y equals to। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहां पे मैं आपको दो बातें बता सकता हूं। एक तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है कि myt जो है, myt is equal to this what, some function of t, suppose I call this moment generating function of some random variable into some moment generating function of x, mxt, where mzt is equal to 0.75 plus 0.25 e to the power 2t, ये बन गया। अब यहां पे जो z है मेरे बच्चों, वो एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल बनेगा, स्टैंडर्ड बर्नौली नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड बर्नौली का मतलब होता है 1 0 वैल्यू लेता है, यहां पे वो 1 0 नहीं वैल्यू लेगा, वो 0 2 वैल्यू लेगा। चलिए बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा आप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आप z को आपने पहचान लिया, बर्नौली है, इसका मीन वेरिएंस आपने निकाल लिया, चलो स्टैंडर्ड बर्नौली नहीं है,
दूसरा बर्नौली है, बट चलो पहचान लिया आपने। जेड का बिहेवियर पहचान लिया आपने, एक्स का भी बिहेवियर पहचान लिया, ठीक। तो वाई के बिहेवियर की जब आप बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सम रूल आप ये कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। बट जब आप y को आइडेंटिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z एंड x, z और x की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप आइडेंटिफाई ये नहीं कर सकते कि z और x इंडिपेंडेंट होंगे। बी केयरफुल, यू नेवर से दैट z एंड x आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है। और कन्वर्स वाज नॉट ट्रू एट दैट टाइम। अगर z और x इंडिपेंडेंट होते तो कंफर्म ये रूल वैलिड होता, बट अगर ये रूल वैलिड है तो z और x इंडिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बी केयरफुल, समझ गए? ये मतलब ये बहुत डेप्थ में बात है, हो सकता है आपने कहीं पढ़ लिया हो या कहीं समझ लिया हो, तो आप मेरी बात समझिएगा क्यों नहीं कह सकते। आप देखिए, आंसर आपका मैच कर जाना, आंसर आ जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही कर दिया। आंसर से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आप इस चीज को देख के कि आप कहीं ये देख के कि m ऑफ z प्लस एक्स टी इज इक्वल टू एम जेड टी इंटू एम एक्स टी, अगर आप ये कह देंगे कि z और x इंडिपेंडेंट है तो बाई गॉड आपसे मूर्ख कोई नहीं है। फिर समझ गए ना? आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी है ही नहीं, कंफर्म बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर z और x इंडिपेंडेंट होते तो ऐसा होता। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलिए खैर कोई बात नहीं, उन बातों पे नहीं जाते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल था, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। देखिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए। नाउ सबसे पहले तो एम वाई टी उसने क्या दिया है? एम वाई टी बराबर है 0.75 प्लस 0.25 ई टू दी पावर 2t और mxt। कुछ इंफॉर्मेशन है, साइड में ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो कि बराबर होता है mx डैश 0, वो बराबर है 1/2 के। ओके, वेरिएंस ऑफ x बराबर है 1/4 के। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x के होल स्क्वायर के। नाउ दिस इज 1/4 प्लस 1/4, नाउ दिस इज व्हाट? 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है बेटा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने क्यों निकाला? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है mx डबल डेरिवेटिव एट 0। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के जो रूल है वो हमें शायद पता होंगे, क्योंकि हमें वेरिएंस ऑफ y चाहिए तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, और वेरिएंस ऑफ y चाहिए तो हमें कुछ एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी। अब सीधा सीधा इस फॉर्मुलेशन का आपको डेरिवेटिव करना है। जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिएगी वो मैंने यहां लिख दी, प्रूफ भी कर दी, बाद में हम इसका यूज कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं फिर इसको, एक सेकंड मेरे बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूं, ताकि मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। ठीक है बेटा? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ टेक डेरिवेटिव। सो एम वाई डैश टी, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इसका पहले डेरिवेटिव करिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 0.5 ई टू दी पावर 2t इंटू एम एक्स टी प्लस 0.75 प्लस 0.25 ई टू दी पावर 2t इंटू एम एक्स डैश टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ y यहां से निकालेंगे हम। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव करिए। एम वाई डबल डैश टी किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? पहले हम थोड़ा सा इसका करके देख लेते हैं, यहां कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा? इसका करिए पहले, तो आ जाएगा ई टू दी पावर 2t इंटू एम एक्स टी, नाउ प्लस 1/2 ई टू दी पावर 2t इंटू एम एक्स डैश टी, नाउ प्लस। अब इसका जब करेंगे आप तो पहले वाले को सेम रख लीजिए, 0.75 प्लस 0.25 ई टू दी पावर 2t एम एक्स डबल डैश एट टी, राइट? नाउ प्लस एम एक्स डैश टी,
या ऐसे ही लिख लीजिए प्लस एम एक्स डैश टी इंटू ब्रैकेट। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 0.5 इंटू ई टू द पावर 2t, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप वेरी इजीली एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल सकते हैं, विच इज एम वाई डैश एट 0, मतलब t के प्लेस पे यहां 0 डालिए। तो जब e टू द पावर 0 1 होगा तो 1 होगा तो पहली टर्म बनेगी 1/2 इंटू 1 इंटू एम एक्स 0। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन की वैल्यू एट 0 हमेशा 1 होती है, चाहे दुनिया का जो मर्जी मोमेंट जेनेटिक फंक्शन हो। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 1/2। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालिए, तो आप एम वाई डबल डैश एट 0 निकालेंगे। इसका मतलब अब आप यहां पे 0 रखेंगे। तो चलिए यहां पे 0 रख देते हैं एक बार। ई टू द पावर 0 1, तो पहले वाली टर्म क्या बनेगी, एम एक्स 0 जो कि 1 बनने वाला है। नाउ प्लस 1/2 ई टू द पावर 0 1 अगेन। नाउ एम एक्स डैश टी यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर, और वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। नाउ प्लस यहां पे आइए, इसकी ई टू द पावर यहां पे 0 रखोगे तो ई टू द पावर 0 1 बनेगा। 0.75 प्लस 0.25 ये 1 के बराबर हो गया। एम एक्स डबल डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई थी 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ प्लस, और एम एक्स 0 मेरा 1 के बराबर चल रहा होगा। नाउ प्लस एम एक्स डैश यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज 1/2, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि 0.5 इंटू दिस वन। तो एम एक्स 0 मेरे बच्चों किसके बराबर चल रहा था, दिस इज 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 1 प्लस ये 1/4 2/4 1/2 यानी कि 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर 2 के बराबर आ गया। नाउ वेरिएंस ऑफ वाई इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि 2 माइनस है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 माइनस 1/4, तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 7/4। या कुछ गड़बड़ होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास 2 के बराबर आ रहा है वेरिया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई किसके बराबर आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 1/2, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 1/2। ये शायद कुछ मुझे गलत लग रहा है, एक बार देखें। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी की वैल्यू 0 डालो तो क्या आएगा, 1/2, ठीक है 1/2। नाउ प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, एम डैश टी 1/2, दिस इज व्हाट 1 ना। ओ ये मिस्टेक कर दी बेटा, हमने थोड़ी सी गलती कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 और प्लस के 1/2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 1/2 प्लस 1/2 इज 1, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मेरे बच्चों वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर विच इज 2 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज 1, तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिंपल है ये सारी चीजें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, लेट एक्स फॉलो द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो एक्स फॉलो काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, दिस इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। देखिए एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल बाय द सीएलटी होता है, बस जिस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एसिम्प्टोटिकली पूछा हुआ है आप उसका मीन और वेरिएंस निकालो, सिंपल है। तो अगर x फॉलो करता है काई स्क्वायर n, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x फॉलो करेगा n, वेरिएंस ऑफ x फॉलो करेगा 2n, ठीक है। अब आप इसका स्टैंडर्ड बनाओ, कैसे बनाओगे, x माइनस n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2n। मेरे बच्चों कंफर्म नॉर्मल 0 1 को फॉलो करेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाय द सीएलटी, या आप इसको एसिम्प्टोटिकली भी कह सकते हो। एसिम्प्टोटिकली
कुछ लोग इसको अप्रोक्सीमेटली भी कहते हैं, डजंट मैटर। तो कंफर्म ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन और विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम दूसरा ले लें, दूसरा क्या है कि x बाई एन इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होगा विद मीन 1 एंड वेरिएंस 2 बाई एन, ये देखना पड़ेगा। सिंपल है, इसकी बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है। अब इसका मीन और वेरिएंस निकालो, तो ये नॉर्मल को तो कंफर्म कन्वर्ट करेगा एसिम्प्टोटिकली, ये गारंटी है, विद द मीन विद द वेरिएंस। तो मीन वेरिएंस अगर ये हुए तो करेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं तो नहीं है। तो अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सपेक्टेशन बताइए x बाई एन की, तो आप एक सेकंड में बताओगे सुधीर सर 1 अपॉन एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 अपॉन एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसके बराबर है n विच इज 1। अगर कोई पूछ ले वेरिएंस बताइए x बाई एन का, तो आप बोलोगे सुधीर सर 1 अपॉन एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, चलिए 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x इसके बराबर है 2n। तो रिजल्ट क्या आया 2 बाई एन, देखना जरा 2 बाई एन है क्या, यस 2 बाई एन है, एक सेकंड में मिलेगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। एक अच्छा टीचर आपको पढ़ाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा टीचर हूं, बहुत अच्छे टीचर है बेटा दुनिया में, इकलौता मैं नहीं हूं। एक अच्छा टीचर आपको पूरे साल पढ़ाएगा, आप पूरे साल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बस वो बहुत अच्छा टीचर माना जाता है जो पढ़ाते टाइम साथ के साथ आपको ये बता दे यहां से ऐसे क्वेश्चन आता है, ये मतलब होता है, इसको ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसा होता है। बस वो अगर आपको कहानी के रूप में समझा दे तो वो बेटर तरीके से समझ में आता है। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कहीं अगर कैलकुलेशन में होता है तो आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, टीचर का काम है कॉन्सेप्ट समझाने का। चलिए होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।